हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ एनसीईआरटी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। दिस इज़ द पार्ट 8 ऑफ दिस चैप्टर। इससे पहले का जो वीडियो था, जो कल का हमारा वीडियो था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि 1830 से 1848 के बीच में कौन कौन सी क्रांतियाँ हुई, किस तरीके से ग्रीस को इंडिपेंडेंट कराया गया। ठीक है, ग्रीस आपने देखा कि ग्रीस में पहले ऑटोमन एम्पायर था जो कि एक मुस्लिम एम्पायर था, तो ग्रीस के लोगों ने उसे इंडिपेंडेंट कराया विद द हेल्प जो फाइनली जो है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में हुई, 1832 में हुई। उसके बाद से ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये जो क्रांतियाँ हुई, लोगों ने जो स्ट्रगल करी, उसमें रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग का क्या रोल था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि व्हाट इज़ रोमांटिक इमेजिनेशन। रोमांटिक इमेजिनेशन मीन्स है पैट्रियोटिक फीलिंग्स। ठीक है, जो देशभक्ति की भावनाएं हैं उनको लोगों के अंदर डेवलप किया गया और राष्ट्रवादी विचारधाराएं लाई गई। ठीक है, मतलब अपने देश के प्रति जो प्रेम की भावनाएं हैं उनको डेवलप करने की कोशिश की गई इन रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। तो ये हम लोग इस वाले ये जो वीडियो है इसमें बात करेंगे कि किस प्रकार से रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स डेवलप करी गई विद इन यूरोप। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म did not come about only through wars and territorial expansion। अब मतलब ये जो डेवलपमेंट है, जो राष्ट्रवाद का विकास हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ युद्धों से नहीं आया। मतलब जो नेशनलिज्म है ये वॉर से नहीं आया, बल्कि इसमें कल्चर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है ये सिर्फ युद्धों से नहीं हुआ। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। कल्चर ने, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, जिसमें आती हैं आर्ट, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक, हेल्प एक्सप्रेस एंड सेफ नेशनलिस्ट फीलिंग। तो इन सारी चीज़ों ने काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया है एक राष्ट्रवादी विचारधाराओं को फैलाने में, एक्सप्रेस करने में। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से रोमांटिज्म और में कल्चर का क्या योगदान रहा। तो लेट्स लुक एट द रोमांटिज्म, अ कल्चर मूवमेंट विच शॉट टू द डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। ठीक है, अब अगर सबसे पहले आपसे पूछा जाता है रोमांटिज्म है क्या, व्हाट इज रोमांटिज्म, तो रोमांटिज्म एक कल्चर मूवमेंट है। कैसा मूवमेंट था? कल्चर मूवमेंट था, विच शॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, जिसमें क्या प्रयास किया गया, राष्ट्रवादी भावनाओं को, सेंटीमेंट्स को डेवलप किया गया इस रोमांटिज्म के थ्रू। तो रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट जर्नली क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, ज़्यादातर सामान्यतः इन लोगों ने आलोचना की, किसकी, रीजन और साइंस की, साइंस और रीजन की आलोचना की, और इन लोगों ने फीलिंग्स को ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की ताकि लोग सेंटीमेंट में आके, आपको पता होगा जब हम अंदर से किसी चीज़ को फील करते हैं तो वो चीज़ आप ज़्यादा अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा है कि आप मैस्कियर ऑफ चियोज, यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, फ्रेंच पेंटर ने इसको किया हुआ है। ठीक है, तो रोमांटिक पेंटर हैं जिन्होंने ये पिक्चर पूरी बनाई हुई है। फिर तो ये जितने भी आपके रोमांटिक आर्टिस्ट थे ये क्या करते थे, क्रिटिसाइज करते थे ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड इंसिस्ट ऑफ इमोशन। ये लोग क्या करते थे, रीजन और साइंस को पसंद नहीं करते थे। इसकी जगह पे ये लोग क्या चाहते थे, फोकस करते थे इंस्टीट ऑफ ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मैजिकल फीलिंग्स। मतलब कुछ जैसे कि क्या होता है, कुछ मैजिक हो जाए। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों पे ये लोग ज़्यादा विश्वास करते थे। और देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, अ कॉमन कल्चर पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। और इन लोगों का जो प्रयास था, वो प्रयास इन लोगों का था कि मतलब जो शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज है उसका सेंस लोगों के अंदर डेवलप हो। देयर एफर्ट वॉज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ अ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज, मतलब लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाए कि उनका जो हेरिटेज है वो कलेक्टिव है। ठीक है, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं कॉमन कल्चर से। हमारा जो पास्ट का, जो प्राचीन का हमारा जो कल्चर है वो एक जैसा रहा है और हम सब एक राष्ट्र के हैं, तो हमारा पास्ट एक जैसा है। तो इससे हम लोगों में कुछ यूनिटी की फीलिंग्स लाने के लिए ऐसा
किया गया। अदर रोमांटिक्स सच एज जर्मन फिलोसोफर जोहान गोटरीफाइड हर्डर, देखिए इसी प्रकार के एक रोमांटिक्स थे, जर्मन फिलोसोफर, जर्मनी के फिलोसोफर थे जिनका नाम आपका क्या था, जॉन गॉटरीफाइड हर्डर। ठीक, याद रखिएगा, जॉन गॉटरीफाइड हर्डर 1774 से 1830 तक। इनके ऊपर क्लेम किया गया कि क्लेम दैट द ट्रू जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग द कॉमन पीपल। ये जो गॉटरीफाइड हर्डर है ना, इन्होंने क्या क्लेम किया कि जो कॉमन कल्चर है जर्मनी का, जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड, जर्मनी का जो कल्चर है वो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया है, कॉमन पीपल के द्वारा। जो कॉमन पीपल्स हैं उन्होंने जर्मनी के जो कल्चर है उसको डेवलप किया है, डिस्कवर किया है। जैसे कि अब आपको पता है कॉमन में क्या आ जाता है, दास वॉल्क। ठीक है, दास वॉल्क इट वॉज थ्रो अ फोक सॉन्ग। इसमें क्या था, फोक सॉन्ग्स थे, जिसको लोकगीत हम लोग कहते हैं, फोक पोएट्री, लोक कहानियाँ। ठीक है, फोक का मतलब होता है लोक, तो लोकगीत, लोक कहानियाँ और लोक नृत्य, ये जो सारी चीज़ें हैं, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। उनका कहना था लोकगीत, लोक कहानियाँ, लोक नृत्य, ये सब किसी भी देश की स्पिरिट होते हैं, वास्तविक जो आत्मा होती है कंट्री की, वो इन्हीं चीज़ों में होती है, जिसको इन्होंने कहा फॉक्सगिस्ट वॉज पॉपुलराइज। तो इसको इन्होंने पॉपुलराइज किया जॉन गॉटरीफाइड हर्डर ने। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फॉक कल्चर वॉज एसेंशियल टू द प्रोजेक्ट ऑफ नेशन बिल्डिंग। अब यहाँ पे क्या किया गया, इसलिए इन सारे लोकगीत को, लोक नृत्य को कलेक्ट करना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट उस समय बन गया था। एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की तरह इसने काम किया। द एम्फेसिस ऑन वर्नाकुलर लैंग्वेज एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट। अब आपने देखा लोक गीतों पे, लोक कहानियों पे, लोक नृत्यों पे ध्यान दिया गया, उसके बाद किस पे एम्फेसिस किया गया, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है वर्नाकुलर लैंग्वेजेस क्या है, तो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस मींस लोकल लैंग्वेजेस, जो क्षेत्रीय भाषाएं हो, जैसे कि आपकी उड़ीसा हो गई, यूपी की खड़ी बोली हो गई, ठीक है, महाराष्ट्र की मराठी हो गई, तो ये लोकल लैंग्वेज है। तो लोकल लैंग्वेजेस पे, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस पे ज़्यादा एम्फेसिस किया गया। और एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर an ancient national spirit but also to carry the modern nationalist message to large audience who were mostly literate। अब आपने देखा कि वर्नाकुलर लैंग्वेज पे ध्यान देना और लोकल चीज़ों को, जो फोकलोर हैं, जो लोकल चीज़ें हैं, उनको कलेक्ट करना का मतलब सिर्फ यही नहीं था कि लोग जो है पुराने इतिहास को रिकवर कर रहे हैं, इतिहास को पुराने दोहरा रहे हैं या उसको याद कर रहे हैं, बल्कि इसका एक मेन ये भी था कि जो मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं वो अपना मैसेज ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है लोकल चीज़ों से लोग जुड़े होते हैं, लार्ज ऑडियंस। ये जो अपनी भावनाएं थीं ये नेशनलिस्ट ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते थे, ज़्यादातर जो लोग लिटरेट थे। तो दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड which has been partitioned at the end of 18th century by the great power रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया। तो ऐसा ही किसके केस में हुआ, पोलैंड के केस में हुआ। पोलैंड में 18th सेंचुरी में कौन सी शक्तियाँ शासन कर रही थी, ग्रेट पावर्स, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, ये शासन कर रही थी। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेंट एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, और पोलैंड बहुत लंबे समय तक स्वतंत्र राष्ट्र नहीं रह पाया। नेशनल फीलिंग वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। ये जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी, इनको लोगों के अंदर म्यूजिक और लैंग्वेजेस के द्वारा मतलब फीलिंग्स को जगाए रखा गया। कैरोल कोन्स्पिंकी इंपॉर्टेंट नेम है, याद रखिएगा, ये आपके कहाँ से, पोलैंड से है। कैरोल कुरपिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेट अ नेशनल स्ट्रगल, ये जो नाम है इसको आप जरा हाईलाइट कर लीजिएगा बुक में। तो इसी तरीके के आपके एक रोमांटिस्ट आर्टिस्ट थे जिनका नाम था कैरोल कुरपिंस्की। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग इनको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। ये जो कैरोल कोन्स्पिंस्की थे, इन्होंने सेलिब्रेट किया, नेशनल स्ट्रगल को सेलिब्रेट किया अपने ओपेराज और म्यूज़िक के थ्रू, टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलानीज एंड
मेजुरका इनटू नेशनलिस्ट सिंबल। इन्होंने क्या किया, फोक डांसेस को, फोक डांस वहाँ का कौन था, पोलैंड का पोलैनीज को उन्होंने क्या बना दिया, वहाँ का नेशनल सिंबल बना दिया। अब लोगों का जुड़ाव हो गया, मतलब नृत्य के साथ में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं भी आ गई। तो अब आपने देखा कौन कौन सी चीज़ें रोल प्ले कर रही हैं। तो पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि लोकगीत हैं, लोक नृत्य हैं। तो यहाँ पे आपने देखा ओपेराज, नेशनल सॉन्ग, लैंग्वेजेस। अब देखते हैं लैंग्वेजेस टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। भाषाओं का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा राष्ट्रवादी भावनाओं को जागृत करने में। आफ्टर रशिया ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स आउट स्कूल्स एंड द रशिया लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। आपको पता है क्या हुआ, जब रशिया का शासन चल रहा था पोलैंड पे, तो रशिया ने जब ऑक्यूपाई कर लिया पोलैंड को, तो उन्होंने क्या किया, पोलिश लैंग्वेज को जबरदस्ती फोर्सफुली हटा दिया। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है फोर्सफुली, उसको स्कूलों से हटा दिया, ठीक है। और रशिया की जो लैंग्वेज थी उसको हर जगह थोप दिया, ठीक है। जबरदस्ती रशिया की लैंग्वेज को पोलैंड के स्कूल्स में चलाया जाने लगा। In 1831, an armed rebellion against Russian rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में रशिया का शासन था उसके अगेंस्ट में एक रेबेलियन की गई पोलैंड के लोगों के द्वारा, जबकि अंततः उसे क्रस्ट होना पड़ा, वो मतलब सक्सेस नहीं हो पाई। तो फॉलोइंग दिस मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज लैंग्वेज एज अ वेपन ऑफ नेशनल रेसिस। और इसके बाद में ये जो एक रिबेलियन हुई, उसके बाद लोगों के अंदर जोश आ गया, और इस रिबेलियन को फॉलो करते हुए बहुत से क्लर्जी, जो पोलैंड में जो क्लर्जी थे, मतलब जो चर्च में रहते थे, चैप्टर 1 में क्लास 9 के आपको बताया गया क्लर्जी कौन है। क्लर्जी कौन होते हैं, जो चर्च में परफॉर्म करते हैं ड्यूटीज़ को, उन्हें क्लर्जी बोलते हैं। तो क्लर्जी जो पोलैंड के थे, अब उन्होंने लैंग्वेज को एक हथियार बना लिया। राष्ट्रवादी भावनाओं को डेवलप करने के लिए उन्होंने लैंग्वेज को मतलब हथियार बनाया। उनका कहना था कि नहीं, हम रशियन लैंग्वेज नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज रशिया की लैंग्वेज दूसरे डोमिनेंस को मतलब ये दिखाती है कि हम किसी दूसरे के मतलब उसमें मतलब हमारे देश के ऊपर किसी दूसरी कंट्री का शासन है। तो वो लोग अपने देश की फीलिंग लाने के लिए उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो पोलिश वॉज यूज्ड फॉर चर्च गैदरिंग एंड ऑल रिलीजियस एक्टिविटी। अब क्या किया, पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल ये लोग करने लगे सारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ में। जितने भी धार्मिक ये लोग एक्टिविटीज़ करते थे उसमें पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करने लगे, और चर्च की गैदरिंग्स में भी। एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप वर पुट इन जेल एंड सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज़। अब आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम ये हुआ कि जितने भी बिशप थे, बिशप का मतलब प्रीस्ट, पुजारी जो होते हैं, जो बिशप होते हैं, बहुत से पुजारियों को जेल में डाल दिया गया, जेल में डाला गया, और कुछ को साइबेरिया भेज दिया गया। किसके द्वारा, रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा, पनिशमेंट के तौर पर। क्यों, क्योंकि रशिया ने कहा था कि रशियन लैंग्वेज चलेगी, बट ये लोग पोलिश लैंग्वेज, इन लोगों ने मना कर दिया था रशिया लैंग्वेज में सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए, इसलिए इनको ये पनिशमेंट दी गई रशिया की अथॉरिटीज़ के द्वारा। तो द यूज़ ऑफ पोलिश came to be seen as the symbol of the struggle against Russian dominance। तो आपने देखा यहाँ पे लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया, पोलिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया किसके सिंबल के रूप में, मतलब लैंग्वेज को इन लोगों ने एक स्ट्रगल के सिंबल के रूप में यूज़ किया, जो रशिया का डोमिनेंस था उसके अगेंस्ट में। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो रोमांटिज़म का कंसेप्ट था, कैसे नेशनल फीलिंग डेवलप की गई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।